हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक लवण से सूचक के बारे में। सूचक किन्हें कहते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार। यानी कि सूचक वे पदार्थ हैं जिससे हम किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का पता लगाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किन्हें कहते हैं? ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि हल्दी, लिटमस आदि से प्राप्त हों, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और ऐसे सूचक जो रासायनिक पदार्थों से संश्लेषण से बनाए जाएं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये संश्लेषित सूचक हैं। तो प्रश्न आता है कि संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए, तो आप यहां मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का नाम ले सकते हैं। अगला है गंधीय सूचक किसे कहते हैं? ये गंधीय सूचक क्या है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण प्याज, नीलगिरी का तेल आदि। कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर एकदम भूरा लाल क्यों हो जाता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो आपने देखा होगा कपड़ों पर जब हल्दी लगी होती है, अगर उसे साबुन से धों तो वो भूरे रंग का हो जाता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई असर नहीं होता, अर्थात अम्ल हल्दी के रंग को नहीं बदलता, परंतु क्षार हल्दी के पीले रंग को भूरे रंग में बदल देता है। कपड़े पर लगा हल्दी का दाग क्षारीय प्रकृति वाले साबुन के साथ रगड़ने पर भूरे रंग का हो जाता है। तो हल्दी एक सूचक है और साबुन क्षारीय होने के कारण धब्बे का रंग लाल भूरा होता है, परंतु कपड़े को अधिक जल के साथ धोने पर दाग फिर पीला हो जाता है, क्योंकि क्षारीय साबुन जल के साथ धुल जाता है। तो ये था सूचकों के बारे में। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस भी एक सूचक है जिसका हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधों के से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइजेंड्रिया, पेटूनिया, जेरोनियम, इन सभी के फूलों की रंगीन पंखुड़ियों से किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो ये था लिटमस के बारे में और अन्य कुछ प्राकृतिक सूचकों के बारे में। अब हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये जरा इसमें समझेंगे। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपने देखा होगा जिंक में हाइड्रोक्लोरिक Zn+HCl gives us जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? तो आप यहां देखिए, यदि धातु कार्बोनेटों में अम्ल डाला जाए, अम्ल के साथ उन्हें अभिक्रिया कराई जाए तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल निकलता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके उन्हें एक दूसरे को उदासीन कर दें तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षारक से मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है को अम्ल से जब मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो सोडियम क्लोराइड एक लवण बनता है और जल बनता है।
अम्लों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, ये जरा समझते हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब जैसा कि अम्लों के साथ धातु जैसी अभिक्रिया करता है, क्षारकों के साथ अम्ल जैसी अभिक्रिया करते हैं, वैसे ही अम्ल धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। धातुओं के साथ मिलकर वो लवण और जल बनाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि धातु ऑक्साइड क्षार प्रकृति के हैं, तभी वो अम्ल को उदासीन करने में सक्षम है। तो धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रियाओं के समान ही क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं, इससे यह पता चलता है कि ये अम्ल का स्थान ले रहे हैं, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति के हैं। तो अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यदि सोडियम ऑक्साइड को एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया का है जिसकी क्षारीय प्रकृति की होती है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और जल बनता है। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है? तो सभी अम्लों में विशेष बात क्या होती है कि जब हम सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन और सभी क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डाल दें तो इससे OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अलग निकलेगा, जबकि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। तो ये सभी अम्लों में अम्ल वो हैं जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अपने जलीय विलयन में, और क्षार वो हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये हमने देखा भी कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये जल बना देते हैं। तो बाकी जो बचा हुआ है वो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन परस्पर मिलकर जल बना रहे हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया असल में अम्ल और क्षार के आयनों का मिलना है। अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है? तो यहां एक तो हम ये बात समझ लें कि कभी भी जल में अम्ल में जल नहीं डालते, जबकि जल में अम्ल मिलाते हैं। तो जल में अम्ल का क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग में लाया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल या क्षारक को तनुकृत कहते हैं। तो यहां आप समझे कि हमेशा अम्ल में जल मिलाते हैं, अम्ल में जल नहीं मिलाते, जल में अम्ल डालते हैं। तो जब अगर हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो पात्र टूट सकता है और आस्फलित होकर हमारे ऊपर गिर सकता है, उछलकर हमारे ऊपर गिर सकता है, जिससे आप जल सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा जल में अम्ल मिलाते हैं, जिससे आस्फलित होगा तो जल आस्फलित होगा तो हमें हानि कम होगी, और दूसरी बात कि इससे धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, इस कारण भी हानि नहीं होगी, कांच का पात्र टूटेगा नहीं। तनुकरण क्या है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से आयतन की सांद्रता होती है। जब जल की मात्रा बढ़ेगी अम्ल या क्षार में तो वह पतला, जिसे हम कहते हैं ना पतला हो जाएगा, तो तनु हो जाएगा, तनुकरण कहते हैं इसको। प्रति इकाई हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाएगी। इसे हम विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हम पीएच स्केल को समझ लेते हैं। तो पीएच स्केल क्या है?
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है पुषांश, जो कि एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। तो पी का अर्थ हुआ शक्ति, तो पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात करते हैं। साधारण भाषा में पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता या अक्षारीयता को दर्शाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान सदैव 7 होगा। यदि पीएच में स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो पीएच स्केल क्या है, आप यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन है, और OH आयन लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए ये क्षार है, अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल है। जैसे जैसे अम्ल की क्षमता घटती जाएगी उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी और वह तनु होता जाएगा, तो ये दुर्बल हो गया, दुर्बल होता जाएगा। तो ये प्रबल अम्ल है जो 0 वाले हैं, 0, 1, 2 ऐसे प्रबलता कम होती जा रही है, और फिर 7 पर आकर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता क्योंकि बराबर हो जाएगी, इसलिए यह उदासीन होगा। तो जल एक उदासीन पदार्थ है क्योंकि उसमें जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन भी हैं, जबकि इसके बाद हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी, और इस तरह हम देखते हैं कि क्षारीय गुण बढ़ रहा है जबकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। तो पीएच पेपर को यदि आप डुबोएंगे किसी मिश्रण में तो वहां उसका रंग देखकर आप उसे पहचान पाएंगे। ये पीएच पेपर है, पीएच पेपर को यदि आप अम्ल में डुबोते हैं तो यदि वह लाल रंग का हो जाए तो वो अम्लीय है, और यहां आप अलग अलग रंग देख रहे हैं, ये जिससे भी मिलेगा इसका रंग वैसी प्रकृति उसकी है। तो 7 पीएच का मतलब उदासीन, और यदि 7 से कम है तो अम्ल, और यदि 7 से अधिक है तो यह उदासीन प्रकृति का होगा। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होंगे, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शरीर के बारे में। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर आस के बीच कार्य करता है। यदि इसका अम्ल इससे अधिक या कम हम नहीं झेल पाते हैं तो बहुत कम ऐसा परिसर है, ऐसा बहुत कम पीएच है जिसमें हम जीवित रह पाते हैं। तो 7 से 7.8 परिसर के बीच ही हमारा शरीर कार्य करता है। यदि पीएच इससे अधिक बदलता है तो हमें अस्वस्थता हो जाती है। अम्लीय वर्षा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जल के वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है? ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाएगी। तो यह एक समस्या भी है कि जब अम्लीय वर्षा होगी तो नदी के जल में जाकर जल मिल जाएगा, तालाब के जल में जाकर जल मिल जाएगा, तो उससे जल का पीएच कम हो जाएगा और जलीय जीव जो हैं उनका जीवन बहुत कठिन हो सकता है, उनको हानि हो सकती है उसको। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच कम रहता है अमाशय में। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारे अमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होगा। ऐसा आपने बहुत बार अमाशय में दर्द और जलन को अनुभव किया होगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल, जिसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, को हम खा लेते हैं। अगर हम एंटासिड खा लेंगे यानी कि प्रतिअम्ल खा लेंगे तो प्रतिअम्ल क्या होगा? एक क्षारीय पदार्थ खाने से हमारे अमाशय का अम्ल जो है वो उदासीन हो जाएगा और इससे जलन और दर्द में राहत होगी। तो इस अध्याय के आरंभ में हम ऐसा ही एक उपचार की बात पढ़ी थी।
इस एंटा एसिड अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक दुर्बल क्षारक है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इसको आपने दवा के रूप में, गाढ़ी सी दवा के रूप में कई बार पिया होगा, डॉक्टर ने आपको दिया होगा, तब जब आपके पेट में बहुत जलन और बहुत दर्द होती है। तो एक क्षार है जो आपके पेट में, आपके आमाशय में जो अम्ल बन गया है उसे उदासीन करेगा जाकर। तो यह भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो दांत का भी पीएच से बहुत संबंध है, दांत खराब होने का पीएच से बहुत संबंध है। इसे जरा समझते हैं। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये पीएच कम होता कैसे है? दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाए तो यह संक्षारित हो जाता है। मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका टूथपेस्ट जो है वो थोड़े से कड़वे स्वाद का क्यों होता है, क्योंकि वह क्षारीय प्रकृति का होता है और आपके दांतों में उत्पन्न जो शर्करा या खाद्य पदार्थों के अपघटन से जो अम्ल उत्पन्न हुआ है उसे उदासीन कर देगा, ताकि आपके दांतों का पीएच बहुत कम ना हो और आपके दांत खराब होने से बच जाएंगे। तो आपको अच्छे से दांतों में मंजन करना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रयोग करना चाहिए, ताकि दांत का क्षय रोका जा सके। अब हम देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। अगर बात करें आप, तो मधुमक्खी का डंक भी अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में यदि आप बेकिंग सोडे जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करें तो आपको आराम मिलेगा। नेटल के डंक, नेटल एक पौधा होता है, इसके डंक में मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिस कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो अब अलग अलग प्राकृतिक पदार्थों में अम्ल का पता हम यहाँ नाम पढ़ेंगे। तो सिरका जो होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल या दही में भी लैक्टिक अम्ल, लस्सी में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चीनी का डंक, चींटी का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जो हमें प्राकृतिक वस्तुओं में मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं, और ये सभी कुछ मात्रा में दुर्बल अम्ल ही हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। हम जल्दी ही अगली वीडियो के साथ होंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार आपके संपर्क में बने रहें और आपको जानकारी मिलती रहे विज्ञान के संबंध में।